गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स की डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, जिसके अंदर हम कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 4 यानी कि सारणिक के पार्ट नंबर 10 तक की वीडियो को अब से पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 10 से आगे यानी कि एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि उसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है निम्न समीकरण निकाय को हल करना है। समीकरण आपको दे रखी है, इस समीकरण को आपको हल करना है। देखिए सारणिक के अंदर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, और सिद्ध कीजिए जो क्वेश्चन होता है आपको पता है उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। और दूसरा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये आपके पास क्या है, एक समीकरण है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको समीकरण को हल करना है। और जब भी समीकरण को हल करते हैं तो इसका मतलब आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी में कहीं आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड बराबर इक्वल टू 0 प्रूव करने की कोशिश करो, ये वो क्वेश्चन नहीं है। आपको समीकरण को हल करना है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है ये एक समीकरण है और इसको हल करने के बाद आपको एक्स का एक मान मिलेगा, वो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड आपको कब लेके चलनी होती है, जब आपको सिद्ध कीजिए टाइप कोई क्वेश्चन मिले, यानी प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कोई आपको वैल्यू मिले, तब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो। यहाँ पे आपको क्या मिला है, एक समीकरण दे रखा है। क्योंकि देखो इस सारणी को जब आप एक्सपेंड करोगे तो एक्स के अंदर क्या मिलेगा, एक बहुपद ही मिलेगा ना। उस एक्स के अंदर बहुपद को अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो वो क्या बन गई, एक इक्वेशन ही बन गई। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक समीकरण है और इस समीकरण को हल करके आपको हल करना है। हल करने का मतलब आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बात। तो देखिए हल करने के लिए आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे समीकरण को हल करना ये हो गया, ये अपने को दे रखा था। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आप डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट जब आप एक्सपेंशन करोगे तो ये बार ये टर्म रहेगी, मान लीजिए, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी ना। फिर एक्स स्क्वायर की टर्म में से इसको जब आप बार एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एक क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगी। क्यूबिकल यानी जिसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है, वो एक समीकरण बन जाएगी। और वो उस समीकरण को हल करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन से पहले हम क्या करेंगे, कोई ना कोई संक्रिया लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये क्यूबिकल इक्वेशन बनने के बजाय लीनियर इक्वेशन बन जाए। लीनियर का मतलब रैखिक समीकरण बन जाए, जिसके अंदर x की पावर कितनी हो, 1 हो, और x की पावर अगर 1 होगी तो उस समीकरण को हल करना भी अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए पहले इस समीकरण को हम लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए वही बात है, संक्रिया लगाने से पहले सबसे पहले आप ये देखो भी तीनों पंक्तियां स्तंभ में से कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो तीनों पंक्ति के अंदर या तीनों स्तंभ के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप कॉमन ले सकते हो, यानी कॉमन तो नहीं आएगी। अब सेकंड काम आप ये देखिए कि क्या आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर 0 बना सकते हो। तो इनिशियल अगर आप यहाँ पे इसको देखते हो ध्यान से तो आपको पता चलेगा भी डायरेक्ट आप यहाँ पे कोई शून्य नहीं बना सकते। यानी पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोच सकोगे भी कैसे हम शून्य बनाएं। तो x कैसे हट सकते हैं, देखिए ये आपके पास R1 है और ये क्या है, R2 है। ये R1 है और ये क्या है, R2 है। अगर मैं R1 में से R2 को घटाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं R1 में से R2 को घटाऊं तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, प्लस का। तो ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का। ये एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये भी क्या हो गया, एक्स वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी सिर्फ स्केलर टर्म अपने पास बचेगी। तो एक्स अपने पास खत्म हो रहा है, यानी कि हम क्यूबिक इक्वेशन से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्स को हटा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे संक्रिया लगाई है। संक्रिया कौन कौन सी संक्रिया लगाई है, R1 की जगह क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2, यानी R1 में से R2 को आपको घटाना है। तथा दूसरी संक्रिया क्या कौन सी लगानी है, दूसरी संक्रिया मैं लगा रहा हूँ R2 में से किसको घटा रहा हूँ मैं, R3 को घटा रहा हूँ। क्योंकि R2 में से R3 को घटाएंगे तब भी क्या, सेकंड जो अपने पास रो है उसमें से x की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए संक्रिया R2 माइनस R3 लगाने पर संक्रिया अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको पता है घटाना ही है। R1 की जगह चेंज होगा, R1 की जगह क्या चेंज होगा,
R1 में से R2 को घटाना, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया, माइनस का 2 प्लस का 4 क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 2 बचेगा। सेम यहाँ पे 6 बचेगा, सेम यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा। ये आप इजीली सब्ट्रैक्ट करना है, आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट आपको क्या संक्रिया लगानी है, नेक्स्ट आप संक्रिया लगा रहे हो कि R2 में से घटाना किसको है, R3 को घटाना है, यानी कि द्वितीय पंक्ति में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तृतीय पंक्ति को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस और ये प्लस, ये एक्स कैंसिल हो गया, -4 + 8 क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 4 बचेगा। सेम यहाँ पे कितना बचेगा 18 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 48 बचेगा। यानी कि फर्स्ट 2 रो से मैंने क्या कर दिया, एक्स को मैंने हटा दिया, एक्स को मैंने विलोप कर दिया। क्लियर है बात। अब दोबारा वही बात, हर स्टेप के बाद आप चेक करोगे कि क्या कोई चीज़ कॉमन आती है। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट रो के अंदर क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है। 2, 6 और 12 आपके पास 3 एंट्रीज है इसमें फर्स्ट रो में। तीनों के अंदर क्या कॉमन आता है आपके पास, 2 कॉमन आता है। तो पहली पंक्ति से आप 2 कॉमन ले सकते हो। सिमिलर वे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो द्वितीय पंक्ति से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो प्रथम व द्वितीय पंक्ति से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए अपने पास ये आ जाएगा 2 × 2 4 12 आ गया आपके पास। अंदर क्या बच गया 1 3 6 2 9 24। और थर्ड रो में मैंने अब तक कोई चेंज नहीं किया, तो थर्ड रो रहेगी अपनी एज इट इज़, वो मैंने सेम यहाँ पर लिख दी। क्लियर है बात। आप देखोगे आप ध्यान से तो इसके अंदर कोई भी पंक्ति या स्तंभ से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो अब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या रहेगा, आप किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ के अंदर क्या करोगे, 2 0 बनाओगे। क्यों बनाओगे 2 0, क्योंकि 2 0 बनाने के बाद जो एक्सपेंशन होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ में आप क्या बना सकते हो, 2 0 बना सकते हो। तो यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर द्वितीय स्तंभ ये जैसे अपने पास सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूँ, पहले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूँ 3 से मल्टीप्लाई करवा के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही तीसरे कॉलम में से क्या करूँ मैं, पहले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूँ किससे मल्टीप्लाई करवा के, 6 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या बनेगा अपने पास, शून्य ही बनेगा। तो 2 शून्य बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, संक्रिया अप्लाई कर रहा हूँ। संक्रिया देखिए कौन सी लगाई है मैंने, आपको समझ में आ गई होगी संक्रिया मैंने क्यों लगाई है। C2 -3 C1 और C3 -6 C1। अब C1 की जगह कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि C1 पर मैंने कोई संक्रिया नहीं लगाई है, तो C1 रहेगी एज इट इज़ 1 2x - 8 आपके पास सेम आ गया। क्लियर है बात। अब क्या करना है, 3 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो 3 - 3 क्या आ गया, ये तो आ गया 0। फिर 9 - 6 क्या बचेगा 3, आगे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -x - 3। सिमिलर वे में आपको क्या करना है, C3 में से C1 को किससे मल्टीप्लाई करवा के, 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 6 घटाओगे 0, नेक्स्ट बचेगा 12 और नेक्स्ट बचेगा -3x - 16। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन ये है। अब देखोगे अगर आप ध्यान से इस सारणिक को, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट है अपने पास, उसके अंदर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कितनी 0 बन गई आपके पास, 2 0 बन गई। तो जब भी किसी भी पंक्ति स्तंभ में 2 0 बन जाती है तो आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सपेंशन कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेंशन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो नंबर फर्स्ट, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर वी हैव, हमारे पास क्या होगा, साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, प्लस माइनस और फिर प्लस। तो ये प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, प्रसार करेंगे तो ये 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में पीछे क्या बच गया 3 12 -x - 3 -3x - 16, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम एज इट इज। आगे -0 और +0 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 0 रहेगा। अब देखिए आगे फर्दर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस है तो क्या आएगा -9x - 48, फिर माइनस हमें करना होता है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आएगा 12x + 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का 12x है, माइनस का 9x है, क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 3x बचेगा, -48 + 36 क्या बचेगा -12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। यानी x का मान आपको क्या करना है, x का मान आपके पास क्या मिल गया 4 मिल गया। और यही हमें ज्ञात करना था क्योंकि समीकरण निकाय को हल करना था, और समीकरण को हल करने का मतलब आपका करना था x का मान ज्ञात करना था, वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे हम, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए, यानी आपको एक्सपेंशन नहीं करना है और आपको सिद्ध करना है कि ये जो सारणिक पहले आपको दे रखा है ये इक्वल आएगा इस सारणिक की और ये फिर इक्वल आएगा इसके, इन तीनों सारणिक आपस में अंदर क्या है इक्वल है, ये हमें प्रूव करने हैं विदाउट एनी एक्सपेंशन, यानी बिना प्रसार के आपको ये चीज़ दिखानी है। समझ पा रहे हो बात को, बिना प्रसार के आपको ये प्रूव करना है ये तीनों सारणिक इक्वल है। तो मैं सबसे पहले पहला डिटरमिनेंट लेके चलता हूँ, ओके।
और मैं क्या प्रूव करूँगा, इस सारणी को प्रूव कर दूँगा इस सारणी के बराबर। ओके, फिर मैं इस सारणी को किसके बराबर प्रूव कर दूँगा, इस सारणी के बराबर प्रूव कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, तीनों सारणी आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से हम चलेंगे। देखो अब आपको इसमें क्या करना है, बस ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है, ध्यान से आपको इसको देखना है। देखने से आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा इसमें आपको कौन सी संक्रिया लगानी है और क्यों लगानी है। देखो सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सारणी के लेके चल रहा हूँ। करना क्या है, मुझे इस सारणी को इस सारणी के बराबर प्रूव करना है। दोनों में अंतर क्या है देखिए ध्यान से। पहली बात तो आप ये देखिए, पहले सारणी के अंदर पंक्तियां क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। दूसरे में पंक्तियां क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, यानी कि है तो पंक्तियां ही रहेंगी, बस ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत। पहले की जगह दूसरी पंक्ति आ गई, दूसरी की जगह पहली आ गई। अब देखिए इस सारणी को अगर मैं इस सारणी के बराबर प्रूव करने की सोचूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले सारणी की जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखो आप, इस सारणी के अंदर जो एक्स वाई जेड है वो सेकंड रो है, जबकि हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसमें एक्स वाई जेड कौन सी रो है आपके पास, फर्स्ट रो है। तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले एक्स वाई जेड को फर्स्ट रो बनाता हूँ। एक्स वाई जेड को फर्स्ट रो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 को इंटरचेंज किससे करना पड़ेगा, R2 से, क्योंकि R1 की जगह R2 लेके आना है और R2 की जगह क्या ले आऊँगा मैं, R1। तो संक्रिया R1 इज इंटरचेंज बाई R2 लगाने पर अब आपको प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट याद आना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो क्या होता है, सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड फर्स्ट रो में आ जाएगा, ए बी सी सेकेंड रो में आ जाएगा और पी क्यू आर अपना एज इट इज सेम रहेगा और बाहर किसका निशान आ गया, माइनस का निशान आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या सिमिलरिटी और क्या इसके अंदर क्या है अभी डिफरेंसेस है वो आपको नोटिस करना है। एक्स वाई जेड फर्स्ट रो में आना चाहिए था, वो आ गया अपने पास। सेकंड रो में क्या आना चाहिए था, पी क्यू और आर आना चाहिए था, लेकिन अपने पास सेकंड रो में क्या है, ए बी सी है। थर्ड रो में क्या है, पी क्यू आर है। तो अब इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए क्या संक्रिया लगानी पड़ेगी, सोचो ध्यान से। हम क्या करें, संक्रिया R2 की जगह R3 को ले आएँ और R3 की जगह किसको ले आएँ, R2 को ले आएँ। क्लियर है बात। तो संक्रिया हम लगा रहे हैं नेक्स्ट R2 माइनस R2 इज इंटरचेंज्ड बाई R3। संक्रिया R2 को R3 से परिवर्तित करने पर क्या आएगा, वही बात है, दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करोगे निशान तो माइनस का आएगा ना। एक माइनस पहले से है बाहर, एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, एक्स वाई जेड अपना सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। दूसरी पंक्ति की जगह मैंने तीसरी लिख दी पी क्यू आर, और जो आपके पास तीसरी पंक्ति थी उसकी जगह मैंने दूसरी पंक्ति लिख दी ए बी सी, और बाहर माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया। तो आप देख सकते हो इजीली आपने डेल्टा को किसके बराबर प्रूव कर दिया। डेल्टा आप ये सारणी के लेके चले थे, डेल्टा आपने इसको जूम किया तो आपने डेल्टा को किसके बराबर प्रूव कर दिया, इसके बराबर प्रूव कर दिया। यानी कि फर्स्ट दो डिटरमिनेंट तो आपस में इक्वल है। इसको मैंने कंसिडर कर लिया सारणिक, इसको मैंने कंसिडर कर लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट काम मैं करूँगा इसके अंदर, इस फर्स्ट डिटरमिनेंट को मैं प्रूव करूँगा किसके बराबर, तीसरे के बराबर प्रूव करूँगा। तो अब अगर आपको पहले डिटरमिनेंट को तीसरे के बराबर प्रूव करना है तो आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा अभी फर्स्ट डिटरमिनेंट में रो क्या है, पहले सारणिक में पंक्तियाँ क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। जबकि जो आपके पास इस सारणिक में अगर आप पंक्तियाँ देखोगे तो वो पंक्तियाँ क्या है, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, यानी कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर वैसे तो नहीं है ना। जो आपके पास पंक्तियाँ थी उनको स्तंभ में बना रखा है। देखो इसमें एक्स वाई जेड पंक्ति में था, इसमें एक्स वाई जेड क्या है, स्तंभ में है। देखो ऊपर नीचे वो अलग बात है, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पंक्ति किस में कन्वर्ट हो रही है, स्तंभ में हो रही है ना। सेम क्या है इसके अंदर, ए बी सी क्या था, पंक्ति में था, और ये देखिए ए बी सी किस में आ चुका है, स्तंभ में आ चुका है। क्लियर है बात। पी क्यू आर किस में था, पंक्ति में था, पी क्यू आर किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्तंभ में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि अगर हमें ये सारणी इस सारणी के बराबर प्रूव करना है तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि पंक्तियों को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्तंभों में। क्यों करना पड़ेगा आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोबारा मैंने डेल्टा कंसिडर कर लिया, वही सेम जो अपना स्टार्टिंग वाला था, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, और आपको पता होगा मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी कि सारणी के अंदर क्या है, यदि हम समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में, यानी कि अगर हम सारणी का ट्रांसपोज लेते हैं तो सारणी के मान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप इजीली लिख सकते हो इस बात का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, इसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहे हैं। तो ए बी सी पहला स्तंभ बन गया, ओके, एक्स वाई जेड दूसरा स्तंभ बन गया, बना दिया मैंने, पी क्यू आर क्या बन गया, तीसरा
स्तंभ बन गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आगे किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे फर्स्ट अब देखिए इस सारणी के अंदर क्या पहुँच गया अपने पास, फर्स्ट कॉलम ABC है, सेकंड कॉलम XYZ है, जबकि आपको प्रूव क्या करना है, जिसमें प्रूव करना है उसमें पहले कॉलम में क्या आना चाहिए, YXZ, यानी कि XYZ वाली टर्म पहले कॉलम में आनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं संक्रिया लगा रहा हूँ। कौन सी संक्रिया लगाई है मैंने, C1 इज इंटरचेंज्ड बाय C2, C1 की जगह C2 आएगा, C2 की जगह C1 आएगा, तो बार किसका निशान आएगा अभी, माइनस का निशान आएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे लगाया नहीं रखा, आपको लगाना है, बार किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो XYZ ABC PQR, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से ये देखोगे कि आपको प्रूव क्या करना है, तो जो आपको प्रूव करना है ना उसके अंदर क्या है, YXZ, जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर Y है और यहाँ पे आपको क्या, आपके पास क्या है, सबसे ऊपर X है, तो Y को सबसे ऊपर लेके जाना है। तो वो कब पॉसिबल होगा, अगर R2 को रिप्लेस करते हैं हम किससे, R1 में, यानी संक्रिया R1 इज इंटरचेंज्ड बाय R2। तो माइनस यहाँ पे बाहर आया था, मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पे एक बार फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो YXZ BAC QPR ये बन गया, ये हमें प्रूव करना था, आप इजीली देख सकते हो, ये हमें प्रूव करना था। यानी कि मैंने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में मैंने ये प्रूव किया था भी डेल्टा इसके बराबर है, समीकरण नंबर 2 में मैंने क्या प्रूव कर दिया, डेल्टा इसके बराबर है। तो डेल्टा तीनों, डेल्टा इसके भी बराबर है, डेल्टा इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये तीनों सारणी का आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, समीकरण 1 में 2 से क्या स्पष्ट हो गया, ये तीनों सारणी का आपस के अंदर बराबर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, वो इक्वल आएगा A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। और जो आपके पास सिद्ध करना होता है उस क्वेश्चन में हम क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर रही, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखी थे, B प्लस C, A प्लस B, A C प्लस A, B प्लस C B, A प्लस B, C प्लस A और C। ओके, अब देखिए इस सारणी के अंदर सबसे पहले देखिए क्या कोई चीज़ कॉमन आती है, किसी भी पंक्ति स्तंभ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस सारणी में किसी भी पंक्ति स्तंभ से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा, आप ऐसी कोई संक्रिया लगाओगे जिससे या तो कोई चीज़ कॉमन बन जाए या फिर 2 जीरो बन जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं C1 के अंदर C3 को ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा देखो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या बनेगा A प्लस बी प्लस सी। तो A प्लस बी प्लस सी फिर यहाँ से फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, संक्रिया अप्लाई कर रहा हूँ C1, और C1 की जगह लिखना क्या है, C1 प्लस C3, यानी C1 और C3 को आपस में जोड़ना है। तो क्या आएगा, C1 की जगह चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी आ गया C1 की जगह। C2 और C3 के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, वो मैंने एज इट इज़ लिखे हैं। अब दोबारा वही बात है, हर स्टेप के बाद आपको कॉमन चेक करना होता है, तो आप चेक करोगे क्या इस सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई चीज़ कॉमन आती है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो आपके पास कॉलम नंबर फर्स्ट है उसमें से A प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने कॉमन निकाल दिया A प्लस बी प्लस सी, पीछे क्या बच गया 1 1 1, बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मैंने कोई चेंज नहीं किया, वो सेम का सेम अपने पास आ जाएगा। अब आप दोबारा देखिए कोई चीज़ कॉमन आती है क्या, कॉमन तो नहीं आता। तो क्या करेंगे हम ऐसी संक्रिया लगाएंगे जिससे 2 जीरो बन जाए। क्लियर है बात। तो वो कैसे बनेंगे, देखो R2 में से R1 को घटा दो, इसमें से घटाओगे 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 ही बनेगा। और R3 में से भी क्या घटा दो, आप R1 को घटा दो तो क्या बन जाएगा, आपके पास 0 बन जाएगा। तो संक्रिया लगा रहा हूँ मैं एक साथ ही लगा रहा हूँ, R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, संक्रिया अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो एज इट इज़ कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में क्या आएगा 1 माइनस 1 0, बी देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम, B प्लस सी में से अगर आप A प्लस बी घटाओगे तो B से B तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बचेगा C माइनस ए, फिर क्या आएगा B माइनस ए। नेक्स्ट फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, C प्लस A प्लस बी घटाओगे तो A से कैंसिल हो गया, C माइनस बी, फिर क्या आएगा C माइनस ए। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखते हो तो इस सारणी के अंदर क्या है, फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 जीरो बन गए, तो आप इसके अलोंग क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो आपने लिख दिया एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी हैव, प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर अपने पास क्या आएगा, देखिए A प्लस बी प्लस सी आ गया, A प्लस बी प्लस सी सेम है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखिए क्या है
ये जो 1 है, अब इस रो में है, इस कॉलम में पीछे क्या बच गया, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए। आगे फिर -0 आएगा, +0 आएगा, क्योंकि आगे 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या आना है, 0 ही आना है, तो इसको मैंने सेम डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर है तो इसको आप ओपन कर लोगे, फिर माइनस करके आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवा देना। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो क्या होगा, AC से एक AC कैंसिल होता है, ओके। पीछे क्या बच गया, देखो A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। पीछे क्या बच गया, -AB, -BC और -AC, या C एक ही बात है, ये यहाँ पे बच गया, ओके। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास बचेगा ये सेम चीज़ बचेगी, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब -3ABC, ये आपके पास राइट हैंड साइड होगी। ये हमें प्रूव करना था, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सारणिक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायर की वैल्यू लिख लोगे, यानी 1 स्क्वायर 1 है तो 1 लिख देना, फिर आगे क्या आ जाएगा 4, इसके बाद 9, ऐसे ही बाकी सब चीज़ किसी का वैल्यू आप लिख लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऐसी संक्रिया लगाओगे जिससे कोई भी एक पंक्ति में या कोई भी एक स्तंभ में 2 क्या बन जाए, 0 बन जाए, और 2 0 बनाने के बाद आप क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 का मान ज्ञात आपको करना है। तो देखिए ओमेगा किसका घनमूल बताया, यहाँ पे ओमेगा को बताया है इकाई का घनमूल। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, याद कीजिए 11th क्लास को। 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 था अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इकाई का घनमूल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इकाई का घनमूल क्या होता है। मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो सारणिक 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 का मान ज्ञात करना है। तो जिस भी सारणिक का मान ज्ञात करना है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वो क्या है, डेल्टा है। डेल्टा से कंसिडर कर लिया। अब ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है, ओमेगा इकाई का घनमूल है। अतः इकाई के घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है 2, एक तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, ओके। तो जहाँ जहाँ आपको ओमेगा क्यूब दिखाई देता है वहाँ आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। जहाँ जहाँ आपके पास ओमेगा क्यूब है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो अपने पास डेल्टा बन गया ये, ओके। डेल्टा बना लिया मैंने यहाँ तक। अब देखिए इसमें से अगर आप ध्यान से देखते हो तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी संक्रिया लगाओगे जिससे इसकी किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में 2 0 बन जाए। तो आप इजीली देख सकते हो कि C1 में से अगर आप C2 घटाओगे तो यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, संक्रिया लगा रहे हो C1 माइनस C2, यानी C1 में से C2 को आपको घटाना है लगाने पर। ये संक्रिया अगर आप लगाओगे तो क्या आएगा, 0 0, ठीक है। सेकंड थर्ड कॉलम तो सेम रहेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। अब आप इस सारणी को अगर ध्यान से देखते हो तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम के अंदर कितनी 0 बन गई, 2 0 बन गई। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी हैव, प्रथम स्तंभ के अंदर से अगर हम प्रसार करते हैं तो निशान रहेगा प्लस माइनस और प्लस। तो पहले 2 एलिमेंट तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर आगे प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ गया। ये कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। क्या बच गया पीछे, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सेम आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करवाइए ओमेगा से, क्या आएगा ओमेगा, माइनस का निशान 1 का मल्टीप्लाई कराओ ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्दर, तो क्या है देखिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, फिर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर,
फिर माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब। ओके, अब देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 लिख दी और इसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी 1। अब ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की क्यूब रूट ओमेगा लिख सकते हो ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 इंटू ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा, और ये 1 और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, तो ये 2 मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया, फिर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब माइनस आएगा कॉमन, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, क्या बच गया अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है 0 है। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा बताइए, वो आएगा -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा -1 आएगा, तो 2 माइनस माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा +1, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। ये इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। आपको उन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना है अपने तरीके से बाय प्रॉपर्टीज, किसी भी तरीके से आप उसको कोशिश करना कि आपसे सोल्व हो जाए। अगर आपको डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे भी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर डाउट है या क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डाउट है, या जो भी दोनों क्वेश्चन में डाउट है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी वो 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर पाऊंगा, अदरवाइज़ मैं ये सोचूंगा कि आपको वो क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिए। इसके बाद जो आपके पास विविध प्रश्नमाला है, नेक्स्ट 4.2 के बाद क्या आपके पास विविध प्रश्नमाला है। उस विविध प्रश्नमाला के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शुरू के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई करना, क्योंकि उसका सारा बेसिक मैंने आपको करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक है वो, उनको आप ट्राई कर लेना कल। अगर उनमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। देखो आप रेगुलर स्टार्टिंग से देख रहे हो कि हमारी जितनी भी वीडियो आई है वो रेगुलर आई है। रेगुलर का मतलब ये है भी हमने ये नहीं है भी एक टॉपिक किसी चैप्टर से करवा दिया, एक टॉपिक किसी भी चैप्टर से करवा दिया। हमने रेगुलर एक चैप्टर को स्टार्ट किया है तो उसको एंड तक करवाया है, ताकि आपको सिलेबस में उसका बेनिफिट हो। तो उसका सही मायने में बेनिफिट हमें और आपको तभी मिलेगा जब आप उनको रेगुलर करते रहोगे। और ये दो चैप्टर ऑलमोस्ट अपने मैथ के कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, और जब तक स्कूल ओपन होते हैं उससे पहले पहले अगर हम चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लेते हैं तो तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर मिला के अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 11 मार्क्स का जो काम है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स को साथ साथ कर लेते हो तो जो लॉकडाउन के दौरान इस बीमारी की वजह से अपनी जो स्टडी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। यानी जब भी मान लीजिए 1 जुलाई से स्कूल ओपन होता है तो अपने पास 3 चैप्टर हमने एक बार अच्छे तरीके से कर लिए हैं, तो उनको अगर हम रिवाइज भी करते हैं या उससे आगे भी स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। अगर आप अभी पढ़ते हो तो 1 महीने का आपके पास टाइम है, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। अपने टोटल मैथ में 16 चैप्टर है, उन 16 चैप्टर में से अगर आप 12th के 3 चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से करते हो तो भी आपके पास ये मान के चलो कि काफ़ी आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये पता नहीं भी जो लॉकडाउन है या प्रॉब्लम है कितनी लंबी चलेगी, तो जितना सिलेबस आप साथ साथ कवर करते रहोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता रहेगा। हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहे हैं, फ्रिक्वेंसी कई बार प्रॉब्लम की वजह से कम हो जाती है, 2 दिन में 1 वीडियो आ जाती है। बाकी जितना भी आपको मैटर करवा रहे हैं वो रेगुलर चलता रहेगा, क्लास वर्क के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप फेयर में भी साथ साथ इजीली मैथ का सिलेबस कर सकते हो। आपका होमवर्क भी साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा, फेयर में आपका रिटर्न वर्क भी होता रहेगा, साथ में आपका चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर रहे होंगे। अगर फिर भी आपका कोई फ्रेंड इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है तो उसको एक बार थोड़ा सा अपनी तरफ से मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए और उसको भी इस मुहिम के अंदर जोड़िए ताकि उसको भी बेनिफिट हो। और कक्षा 12 के स्टूडेंट जो जिनका मैथ्स का एग्ज़ाम रहता है उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम की परमिशन मिल चुकी है, गृह सचिव ने इसके लिए स्टेट बोर्ड को लेटर्स दे रखा है, तो उम्मीद है कि जून के अंदर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपका जो मैथ का पेपर है वो सबसे पहले होने की उम्मीद है। तो आप अपना सिलेबस अभी से दोबारा रिवाइज करना शुरू कर दें। जिन बच्चों को डाउट्स है वो डाउट्स
आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा। और चैप्टर नंबर 3 और 4 की मैंने वीडियो भी आपके पास अपलोड कर रखी है, तो आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं और पेपर से पहले तक 5वां चैप्टर भी शायद अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो 11 मार्क्स का तो ये काम अपना कंप्लीट हो जाता है। वैसे मैंने सिलेबस आपको 2-3 बार रिवाइज भी करवाया हुआ है, तो उसका भी आप यूज़ करते हो। फिर भी अगर आपको डाउट रहती है तो प्लीज़ स्कूल से या फिर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि अपनी जो 2 साल की मेहनत है, उस 2 साल की मेहनत को आपको यूं ही बेकार नहीं होने देना है। अपने पेरेंट्स का, आपका खुद का नाम आपको रोशन करना है, इसलिए अपनी स्टडी को यूं ही जारी रखिए। थैंक यू सो मच।